नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपकी ट्यूटर कविता आपके लिए लेके आई हूँ टिहरी रियासत से संबंधित एक बेहतरीन सेशन। इस सेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टिहरी रियासत का इतिहास चलता है, कौन कौन से राजा टिहरी रियासत को आगे बढ़ाते हैं, कैसे गोरखा शासन यहाँ आता है और कैसे गोरखों को हम टिहरी और गढ़वाल से अंग्रेजों की मदद के द्वारा बाहर भगाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं मेरे साथ ये सब? तो चलिए मेरे साथ। और बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ, जैसे संगोली की संधि और अन्य चीजें भी। और आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टिहरी रियासत, और इस टिहरी रियासत में कौन कौन से राजा किस किस समय पर रहे हैं, इसके लिए बारे में हम आप चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ गोरखा शासन, कि कौन थे गोरखे और किस तरीके से गोरखे हमारे यहाँ आए। देखिए, हमारे गोरखे जो है नेपाली हुआ करते थे, बहुत ही लड़ाकू और साहसी प्रवृत्ति के थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का इन्होंने लाभ उठाया और 1790 में इन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया, उत्तराखंड के अल्मोड़ा पर। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 इन्होंने गढ़वाल पर भी अधिकार किया, लेकिन ये पराजित हो गए। 1803 में इनके जो अमर सिंह थापा और हस्तीधर चौतरिया के नेतृत्व में गोरखे ने गढ़वाल पर पुनर्आक्रमण किया और ये फिर से सफल हो गए। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़ करके भाग गए। गढ़वाल के नरेश उस समय कौन थे? प्रद्युम्न शाह। वो श्रीनगर छोड़कर भाग गए और 14 मई 1804 गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में खुड़बुड़ा में एक युद्ध हुआ, और ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध था। खुड़बुड़ा मैदान का युद्ध देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में ये हुआ था, जहां गढ़वाल नरेश शहीद हो गए और कुमाऊं और गढ़वाल अब दोनों क्षेत्रों पर जो है वह गोरखों का शासन स्थापित हो गया। गोरखों के गढ़वाल पर अधिकार के समय जो नेपाल के राजा थे वो गिवाण युद्ध विक्रम शाह हुआ करते थे। ठीक है, इनका ये नाम था। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र जो थे वो सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी सेना आई और उन्होंने गोरखों को पराजित किया। उस समय सुदर्शन शाह भाग गए थे, सुदर्शन शाह भाग करके हरिद्वार चले गए थे, और उस समय उनकी अंग्रेजों से बातचीत हुई और उन्होंने अंग्रेजों को आमंत्रित किया कि इस तरह से गोरखे हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने सहायता करी और गढ़वाल को उन्होंने मुक्त करा दिया। अब केवल कुमाऊं क्षेत्र ही गोरखों के अधिकार में रह गया था। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टरलोनी ने 1815 में वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला जीत लिया। 27 अप्रैल 1815 कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच में एक संधि हुई, जिसे कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखों ने अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 एक संगोली की संधि हुई। ये बहुत ज्यादा पेपर्स में पूछी जाती है। संगोली की संधि क्या है, ये कब और कैसे हुई, इसकी क्या शर्तें थी, ये पूरी जानकारी मैं आपको आज यहाँ पर इस सेशन में देने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले बात करते हैं हम संगोली की संधि की। संगोली की संधि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी, जिसे हम 1814 से 16 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच युद्ध के हरकत के बाद में लाया गया। इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 को इसमें मोहर लगाई गई। देखिए, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये कब हुई थी। 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, लेकिन इसमें जो हस्ताक्षर हुए वो 4 मार्च 1816 को हुए। नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिस ब्रश शाह ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें क्या था कि गोरखों ने अपनी दक्षिण सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार कर दिया था। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे नदी बहती थी, इन्होंने यहाँ पर अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। गढ़वाल और कुमाऊं के जिले में अंग्रेजों को सौंप दिए गए। गोरखों ने ऐसे ये भी कहा अंग्रेजों ने कि वो सिक्किम से हट जाएं। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना उन्होंने स्वीकार किया।
और इसके साथ ही गोरखों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती पर सहमति हुई कि गोरखे लोग अब ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ करेंगे, क्योंकि गोरखे बहुत ही अदम्य साहस वाले हुआ करते थे, बहुत तेज, और ब्रिटिशर्स ने ये मौका नहीं खोया कि गोरखे उनकी सेना में सम्मिलित हो। 28 दिसंबर 1815 सुदर्शन शाह ने राजधानी श्रीनगर से टिहरी को हस्तांतरित कर लिया, क्योंकि सुदर्शन शाह से अंग्रेजों की डिमांड हो गई थी कि 5 लाख रुपए वो उसको दे जो उन्होंने युद्ध में खर्च किए हैं। अब सुदर्शन शाह के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर जो हुआ करती थी, हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी कि श्रीनगर उनके पूर्वजों की भूमि रही है और वो पहले से वहां पर राज करते आए हैं, परंतु अंग्रेजों ने श्रीनगर में अपना मुख्यालय बनाया, जबकि सुदर्शन शाह ने इस समय अपनी राजधानी टिहरी स्थानांतरित कर ली। सुदर्शन शाह ने त्रिखंडीय भवन पुराना दरबार का निर्माण कराया, जिसे बनने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा, और इसके बनते बनते बीच में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1848 में ये निर्मित हुआ। सुदर्शन शाह के शासनकाल में 6 फरवरी 1819 को अंग्रेजी पर्यटक मूर क्राफ्ट टिहरी में आया। ध्यान रखिएगा, मूर क्राफ्ट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसके शासनकाल में आया था अंग्रेजी पर्यटक? सुदर्शन शाह के में आया था। क्या नाम था इसका? मूर क्राफ्ट, जो टिहरी रियासत आया 1857 के विद्रोह के समय। क्या स्थिति रही थी हमारे उत्तराखंड की? स्थिति ये थी कि 57 के विद्रोह में पूरा देश जहां अग्नि में जल रहा था, वहां उत्तराखंड का उसमें कोई भी सहयोग नहीं था। उसका रीजन ये था कि पहले से जो है उत्तराखंड गोरखों से बहुत ज्यादा प्रताड़ित था, जिसके लिए अंग्रेज उसकी मदद कर रहे थे। तो वह अंग्रेजों से पहले वादा कर चुका था कि वह उसका साथ देंगे, तो सुदर्शन शाह ने भी इधर अंग्रेजों का ही साथ दिया, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों की मदद की। इस पर गढ़वाल का जो कमिश्नर थे वो उस समय हेनरी रैमजे थे। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की, जो 7 खंडों में बटा है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ कौन सा ग्रंथ था। सभासार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें 7 खंड हैं। कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। सुदर्शन शाह एक कवि थे, और ये जो रचना करते थे ये सूरत कवि के नाम से करते थे। किस नाम से करते थे? सूरत कवि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। और इनका एक राजकवि था, जिस राजकवि का नाम था हरिदत्त शर्मा। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। इनके राजकवि का नाम क्या था? हरिदत्त शर्मा। सुदर्शन शाह का काव्य है कुमुचानंद, इनका काव्य है। और इनकी कविता पुस्तक सुदर्शन शाह की जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है मौला राम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हमारे गढ़वाल के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। इनका जो ये जो कविता लिखते थे वो सूरत कवि के नाम से लिखते थे, और इनके राज कवि थे हरिदत्त शर्मा। और सुदर्शनो काव्य जो है कुमुचानंद ने लिखी है। सुदर्शनंद कविता पुस्तक जो है ये मौला राम के द्वारा लिखित है। सुदर्शन नंद कविता पुस्तक मौला राम के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो क्योंकि सुदर्शनानंद में सारी जो बात है वो बात कही गई है सुदर्शन शाह के बारे में। 1859 सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट शासक आ जाते हैं, जिनका नाम है भवानी शाह। जो भवानी शाह है ये पवार वंश के 56वें राजा थे। सुदर्शन शाह के ज्येष्ठ पुत्र थे, इनके सुदर्शन शाह के बड़े पुत्र थे। 1861 कमिश्नर थे हमारे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे जिन्होंने 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू करी। क्या नाम था इसका? 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली गई थी। ठीक है, उस समय इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है उस समय देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली थी। फिर आते हैं प्रताप शाह। प्रताप शाह जो थे पवार वंश के 57वें राजा थे। प्रताप शाह ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाह ने 1883 8वीं कक्षा तक अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की, व अपने नाम पर प्रताप नगर की भी इन्होंने स्थापना करी थी। इनके नाम पर ही प्रताप नगर वहां पे बसा है। और प्रताप हाई स्कूल कीर्ति शाह ने बनाया, उसके बाद प्रताप इंटर कॉलेज हर शाह ने बनाया 1940 में। प्रताप शाह के सलाहकार थे बद्रीदत्त पैन्यूली। क्या नाम था? बद्रीदत्त पैन्यूली। ठीक है, इनके सलाहकार थे बद्रीदत्त पैन्यूली।
ठीक है। और प्रताप शाह ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस खोला और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इसका नाम रखा गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं इन्होंने बढ़ाई। उन्हें 1888 में टिहरी में इन्होंने पहले अस्पताल का भी इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले राजा आ जाते हैं हमारे कीर्ति शाह, जो हमारे 1886 से लेकर 1913 तक ये रहे कीर्ति शाह। कीर्ति शाह पवार वंश के 58वें राजा थे और कीर्ति शाह की संरक्षिका जो थी वह गुलेरिया रानी यानी कुंदन देवी थी, मतलब जो इनके पूरे राज्य का संरक्षण करती थी। टिहरी में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ, गंग माता मंदिरों का निर्माण जो है वह कीर्ति शाह के द्वारा में कराया गया था। इसके इनके शासनकाल में स्वामी राम तीर्थ जी का टिहरी में आगमन हुआ और स्वामी राम तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने उस समय जापान भेजा था। सोचिए, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। 1907 में कैम्पबेल ने टिहरी में बोर्डिंग हाउस की स्थापना करी। जो कैम्पबेल थे उन्होंने 1907 में टिहरी में एक बोर्डिंग हाउस की स्थापना की थी। और इसके अलावा अंग्रेजों के कीर्ति शाह को CSI यानी कमांडेंट स्टेट ऑफ इंडिया 1903 में सर कैम्पोनिया ऑफ इंडिया की उपाधि से भी इनको नवाजा था। लॉर्ड लैंसडॉन ने 1892 में ये घोषणा की थी कि भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों की बहुत सहायता करते थे। कैम्पबेल ने कीर्ति शाह के लिए कहा था कि जैसा राजा मैंने पूरे भारत में इनके जैसा राजा नहीं पाया। और भक्त दर्शन में कीर्ति शाह को राजश्री की उपाधि दी गई। कीर्ति शाह ने 1900 में यह इंग्लैंड गए और 11 तोपों की इन्हें सलामी दी गई। एक राजा के लिए उस समय हमारे इंडिया से बहुत बड़ी ये बात थी जो कही गई, इस क्योंकि इन्होंने कार्य बहुत करे। कीर्ति शाह ने निर्माण कार्य बहुत कराए। जैसे कि आप देख रहे हैं 1909 में इन्होंने जो है तिब्बत संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना करी, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना करी। प्रथम बात बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई। पहली बात इनके शासनकाल में बिजली जली जनता के लिए। कीर्ति शाह ने टिहरी में मेंटेहरी प्रताप स्कूल और कैम्पबेल ने बोर्डिंग हाउस बनाया। इन्होंने श्रीनगर में राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण कराया और उसमें 3000 रुपए दान दिए, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इन्होंने कीर्ति शाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की भी स्थापना करी और एक ये नई बात थी, बैंक लाना तो बहुत ही बड़ी बात थी। टिहरी में 1898 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर इन्होंने घंटा घर की स्थापना करी थी और ये जो घंटा घर था ये 101 जो है इसके फ्लोर्स थे। आज भी जो टिहरी डैम डूब गया है उसमें जब कभी जल स्तर कम होता है तो घंटा घर दिखाई देता है। ठीक है। टिहरी में 1897 में नया राजभवन कीर्ति शाह ने बनवाया। कीर्ति नगर की इन्होंने स्थापना करी, जो अभी भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय है। इसके अलावा कीर्ति शाह ने 1902 में सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया और 1913 में जाकर के कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई। 1913 में कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं हमारे नए दूसरे राजा नरेंद्र शाह, जिनका कार्यकाल रहा 1913 से 1946। ये पवार वंश के 59वें राजा थे और 15 वर्ष की उम्र में ही इन्हें गद्दी पर बैठे। नरेंद्र शाह की संरक्षिका राजमाता नेपोलियन हुआ करती थी और इन्होंने जो है 1919 में जो है इन्होंने पंचायतों की स्थापना करी। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना करी। 1921 में देवलगढ़ यात्रा, कुल देवी राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और नरेंद्र नगर बसाया। टिहरी में पहली बार जनगणना जो है वो इन्हीं के समय में हुई थी, इससे पहले नहीं हुई थी। 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय इन्होंने बनवाया था और राज्य प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी। इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया जहाँ कोई भी जाके बुक पढ़ सकता था। 1924 में नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण कराया और 1925 में नरेंद्र नगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1940 प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना करी और 1942 कन्या पाठशाला भी खोली। इन्होंने बहुत काफी वर्क करा। इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो घटनाएं हैं आपका रवाई और तिलाड़ी कांड। 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे कुछ आंदोलनकारियों ने वन संबंधी आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उन पर नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने गोली चलवाई थी।
ठीक है, इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, जब चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता था। किसे? चक्रधर जुयाल को। इस घटना को उत्तराखंड का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, रवाई कांड, जो जिसकी यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा करी। उसके बाद इन्हीं के समय में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई, जो एक कवि थे जिन्होंने बहुत सी रचनाएं भी लिखी थी। श्रीदेव सुमन ने 25 जुलाई तो 1946 को जो है 1944 को श्रीदेव सुमन ने जो है उन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। और इसके बाद नरेंद्र शाह ने अपना त्याग पत्र दे दिया और 22 सितंबर 1950 इनकी मृत्यु हो गई। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं हमारे मानवेंद्र शाह, जो आप कहें कि हमारे आजाद भारत के ये जो है राजा हुआ करते थे टिहरी के। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। इनके पिता का नाम था नरेंद्र शाह और माता का नाम इंदुमती शाह। इनके समय में अगस्त प्रस्ताव आया 19 अगस्त 1946 टिहरी राज दरबार प्रजामंडल के मध्य हुआ। इसके तहत प्रजामंडल के में बंदी बनाए गए सभी सदस्यों को मुक्त किया जाएगा और प्रजामंडल के कार्यों में अब कोई भी बाधा नहीं डालेगा। सकलाना विद्रोह हुआ, जो प्रमुख जन आंदोलन था, और कीर्तिनगर आंदोलन भी इनके समय में नहीं हुआ था। इन आंदोलन में मौला राम व नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए। 15 जनवरी 1949 को मानवेंद्र शाह ने प्रजामंडल की मांग को स्वीकार किया और 1 अगस्त 1949 टिहरी का विलय भारत के यूपी में हो गया, हमारे 50वें जिले के रूप में। 50वें जिले के रूप में जो है टिहरी यूपी के साथ अब मिल गया। क्या आप जानते हैं कि हम जो है यूपी के साथ ही मिले हुए थे, उसके बाद उत्तराखंड अलग राज्य बना है। 5 जनवरी 2007 मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे पूरे शासक जिन्होंने टिहरी में पूरी तरह से शासन किया और इनसे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आपको मिल जाएं। अगर आप चाहें ये पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। अगर आपको इस तरह की